और सेवन्थ क्लास की पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी की तरफ आते हैं। चैप्टर 1 है समानता, और जिसमें मताधिकार की बात की गई है। मताधिकार की समानता है, सभी वयस्क मताधिकार रखते हैं, सभी को एक वोट का हक है। डजेंट मैटर कि वो गरीब है, अमीर है, डॉक्टर है, या कूड़ा बीनने वाला है, सफाई कर्मचारी है, डॉक्टर है, आईपीएस आईएएस है, कोई भी है, सबको सिर्फ एक वोट का अधिकार है। ओके। और असमानताएं जाति व्यवस्था के थ्रू रिफ्लेक्ट करती है हमारी सोसाइटी के अंदर। दलित शब्द का इस्तेमाल देखने को मिलता है, जो कि कुचला हुआ, टूटा हुआ माना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जिक्र मिलता है, जो 1950 से 2013 तक उनका जीवन काल रहा। एक प्रसिद्ध दलित लेखक थे। झूठन उनकी आत्मकथा है। और उसमें हमें सतत विकास लक्ष्य का जिक्र देखने को मिलता है एक जगह पे, एक कॉर्नर में बुक के अंदर। सेकंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है भुखमरी समाप्त करना। तो ये टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। सतत विकास लक्ष्य है 17 टोटल, और इन्हें 2030 तक पाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 सतत विकास एजेंडा के तहत यूएन द्वारा। और ये 2015 में शुरू किए गए थे। तो 17 विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला है गरीबी की समाप्ति, दूसरा है भुखमरी समाप्त करना। ओके। और ये 17वीं बैठक हुई थी 2015 में यूएन की महासभा की, जिसमें इनकी घोषणा की गई। और 2030 लक्ष्य ये रखा गया, सतत विकास एजेंडा। ओके। 2030 सतत विकास एजेंडा के तहत ये 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब बात करते हैं समानता की। अब समानता कैसे मिलती है हमें? पहला, कानून की दृष्टि में सभी समान है। दूसरा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। फोर्थ, छुआछूत की समाप्ति। तो ये सब समानता के अधिकार के तहत प्रावधान किए गए हैं, वो सारे हैं। समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया जाता है, कानून के द्वारा और सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा। ओके। कानून की नज़र में सब समान है, तो कानून वहाँ पर सबको समानता की नज़र से देखता है, और सरकार अपनी स्कीम्स के तहत और कार्यक्रमों के द्वारा उसको सुनिश्चित करती है। अफर्मेटिव एक्शंस बोल सकते हैं आप, जैसे आरक्षण भी एक तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। जो पिछड़े लोग हैं उनको बराबरी में लाने के लिए ही ये स्कीम्स चलाई जाती है। तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स का भी उतना इम्पोर्टेंट रोल रहता है समानता सुनिश्चित करने में। ओके। अब इसमें मिड डे मील का जिक्र मिलता है हमें, जो कि सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में आरंभ हुई थी। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इसे 6 माह के अंदर आरंभ करने का निर्देश दिया, मिड डे मील को। ओके। अब इसमें चैप्टर में हमें रोज़ा पार्क्स की स्टोरी देखने को मिलती है, जो कि 1913 से लेकर 2005 तक उनका जीवन रहा। एक अफ्रो अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को एक वो बस में जा रही थी, जिसके बाद है ना वहाँ पर उन्हें बस से मतलब खड़े होने के लिए कहा जाता है। वाइट लोगों के आने पे ब्लैक्स को सीट छोड़नी होती थी, पर उन्होंने सीट नहीं छोड़ी। उसके बाद उनकी आज़ादी की गई, जिसके बाद एक नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, सिविल राइट मूवमेंट शुरू हुआ। और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव निषेध कर दिया यूएसए के अंदर। ओके। अब भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 के बारे में जानते हैं, जिसका जिक्र इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। और इसका क्लॉज ये है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। वही सेकंड ये है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनके आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घरों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में कहीं भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्तें के अधीन नहीं होगा। मतलब किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा वहाँ पर। अब चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें राज्य सरकार का जिक्र मिलता है हमें देखने को। ओके। और इसमें ये देखने को मिलता है कि स्वास्थ्य में सरकारी क्या भूमिका है। चैप्टर 2 है राज्य सरकार। टीबी से हर साल 5 लाख से के आसपास लोग मर जाते हैं, ये एक डाटा दिया गया है इस चैप्टर के अंदर। 20 लाख मलेरिया केस हर साल रिपोर्ट किए जाते हैं। और जो हॉस्पिटल है इंडिया में वो काफ़ी कम है। 1950 में सिर्फ 2717 हॉस्पिटल थे। 1991 में संख्या बढ़ के 11,174 हुई। सन 2000 में 18,218 हुए, और 2019 में एट प्रेजेंट 69,000 हॉस्पिटल्स हैं। सभी मिला के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, छोटे बड़े सभी मिला के इतने हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के अंदर। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा फैलती है। इनमें से 21%
जलजनित होती है। हैजा, पेट के कीड़े व हेपेटाइटिस, ये सब गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं। तो इस बीमारियों का जिक्र है कुछ यहाँ पर, और ये सब दिया गया है इसमें। लगभग 50% बच्चे अल्पोषण के शिकार है हमारे देश के अंदर, ये डाटा देखने को मिलता है। इसमें हकीम शेख की एक स्टोरी मिलती है, जो PBKMS के मेंबर थे वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, जिनका हाथ वगैरह कट जाता है, तो फिर वो कोर्ट में उसको लेके जाते हैं, चैलेंज करते थे, लास्ट में जीतते हैं। तो आजीविका का जो अधिकार है या उससे रिलेटेड एक बार आप इस पर नज़र मारें। इस वीडियो को देखने का फ़ायदा तब होगा जब आपने NCERT पढ़ रखी हो, तो आप समझ पाएंगे इन चीज़ों को जल्दी जल्दी। ओके, अब सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवाएं, ये दिया गया है सरकार द्वारा चलाए जाने वाले अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्र, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आते हैं, जिसमें ग्राम स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र जिसमें एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर की देखरेख में कार्य करते हैं। जिला स्तर पर जिला अस्पताल सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करते हैं। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। अब इसमें हमें यूनिसेफ का जिक्र भी देखने को मिलता है, जो कि है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 11 दिसंबर 1946 को शुरू किया गया। ओके, UN की एक सब बॉडी है, ये बोल सकते हैं हम। हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। 192 देशों में सक्रिय है यूनिसेफ, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA के अंदर है। और ये अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि 10 लाख बच्चे ऐसे हैं वो ऐसी बीमारियों से मर जाते हैं जिनको रोक पाना ईजी था, संभव था, कहने का मतलब। ओके, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है। भारतीय आयुर्विज्ञान विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए, क्योंकि बाहर कई कंपनियां हैं जो अपने नाम से दवाइयां बेचती है, काफ़ी महंगी मिलती है। तो हम सॉल्ट बोलते हैं लाइक लोकल लैंग्वेज में, कि भाई आप ये लिख दें उसके अंदर जो यूज़ हुआ है या उसका जेनरिक नाम लिख दें, जिससे वो सस्ते दामों पे बाहर किसी और कंपनी की मिल सकती है। ठीक है, वर्तमान में निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ठीक है, अभी घटती जा रही है डे बाय डे, एंड काफ़ी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो मतलब उतने एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं। ओके, बट वो सिनेरियो पुराना था, अभी चेंज हो गया काफ़ी ज़्यादा। तो अब जनसंख्या पे आते हैं। तो जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम हैं, ये एक रिपोर्ट का आंकड़ा है। 40% लोग जो इलाज के लिए भर्ती होते हैं वे खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं, जो उन्हें वापस गरीबी में पहुंचा देती है। ओके, अब इसमें फिर से हमें सतत विकास लक्ष्य देखने को मिलता है। थर्ड, 2 हम पहले देख चुके हैं, गरीबी की समाप्ति, भुखमरी की समाप्ति। तीसरा है उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। ओके, 1996 केरल सरकार ने 40% बजट पंचायतों को दिया, गांव के लिए पानी, आहार, औरतों के लिए शिक्षा के लिए व्यवस्था संभव हो सके। इसीलिए सतत विकास लक्ष्य 6 का जिक्र देखने को मिलता है हमें से, जल और स्वच्छता। छठा है जल और स्वच्छता। बीच बीच में आएंगे ये हर चैप्टर में, मैंने छोड़ा नहीं है, नोट करके रखा हुआ है। ओके, इसमें अब कोस्टारिका का जिक्र देखने को मिलता है हमें, जो कि मध्य अमेरिका का एक सबसे स्वस्थ देश है, हेल्दी देश है, कम लोग बीमार पड़ते हैं यहाँ पे। कोस्टारिका ने निर्णय किया कि देश में सेना नहीं रखेंगे, उस व्यय को शिक्षा, स्वास्थ्य व आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। ओके, इन्होंने ये कहा कि भाई हम सेना रखेंगे, जो पैसा बचा वो फिर डेवलपमेंट पे, इन चीज़ों पर लगाया गया। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान सभी स्तरों पर शिक्षा का एक जरूरी भाग है कोस्टारिका के अंदर। भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये कहता है कि पोषाहार स्तर व जीवन स्तर का ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य सरकार का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य। स्टेट की ड्यूटी है कि वो लोगों के जीवन को सही बनाए, उन्हें अच्छा पोषण मिले, इसको सुनिश्चित करे। ओके, अब इसमें OPD का जिक्र मिलता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल्स में के बाहर आता है ना OPD, तो OPD की फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बाह्य रोगी विभाग। ओके, और जेनरिक नाम दवाइयों के रासायनिक नाम, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। अब इससे रिलेटेड एक योजना है जो भारत सरकार ने चलाई थी, आयुष्मान भारत योजना। 30 अप्रैल 2024 को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। 30 अप्रैल 2024 को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, PMJ जिसे बोलते हैं, 2018 में लॉन्च की गई थी। 2018 में लॉन्च की थी। 5 लाख तक का बीमा राशि एक परिवार को दिया गया। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए
NHA का गठन किया गया, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ओके, तो ये था चैप्टर सेकंड। अब चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें राज्य शासन कैसे काम करता है उसको बताया गया है। ओके, तो जैसा हम बता चुके हैं, सरकार के 3 स्तर हैं हमारे देश में, स्थानीय, राज्य, केंद्र। तो अब थोड़ा राज्य सरकार की तरफ चलते हैं। ठीक है, अ, विधायकों का जिक्र मिलता है इसमें। पहले तो विधायक होते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य जिन्हें बोला जाता है। ये डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। और जैसे इसमें हिमाचल प्रदेश का जिक्र दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 68 विधानसभा सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र है। ओके, और बहुमत करने वाला दल जो होता है वो सत्ता पक्ष में चला जाता है, और जो अन्य विरोधी होते हैं वो विपक्ष में चले जाते हैं। सत्ता दल के विधायक अपना नेता चुनते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। सीएम अपने मंत्रियों का चयन करता है, और राज्यपाल मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है, शपथ दिलाता है। ओके, और राज्यपाल क्या होता है कि राज्य का प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, मतलब राष्ट्रपति ही करते हैं केंद्र सरकार के परामर्श पर। ओके, और उनका कार्य ये सुनिश्चित करना होता है कि राज्य सरकार जो है संविधान के नियमों कानून इन्हीं के तहत कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, विधानसभा में एकत्र सभी विधायक विधायिका कहलाते हैं, और सरकार का कार्यकारी हिस्सा शासन के विभिन्न विभाग, मंत्री और उसका प्रमुख मुख्यमंत्री कहलाता है। ये कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। ओके, राज्य में न्यायपालिका की भूमिका में होती है हाई कोर्ट। अब यूनिट 3 चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लिंग, बोध, जेंडर, ये यूनिट 3 का नाम। इसमें चैप्टर 4 है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ओके, अब इसमें समोआ द्वीप की स्टोरी मिलती है, जो कि पैसिफिक ओशियन के अंदर प्रशांत महासागर के दक्षिणी छिरे हुए दक्षिणी हिस्से में द्वीपों का एक समूह एक भाग है। और 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे यहाँ पे, लड़कों के अधिकांश काम करने होते थे यहाँ पे। मतलब जो हेड होती है ना फैमिली की, वो महिलाएं होती हैं समोआ कम्युनिटी के अंदर, ये बताया गया है। अब यहाँ पे हमें सतत विकास लक्ष्य 5th देखने को मिलता है, जो है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। 5th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, UN द्वारा शुरू किया गया था 2015 में, एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके तहत टोटल 17 है। 5th है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। अब इसमें क्या है कि दोहरा बोझ पड़ता है महिलाओं के ऊपर, ये बताया गया इस चैप्टर के अंदर कि वे घर में भी काम करती है, बाहर भी काम करती है। और एक बहुत बड़ा इशू है बाहर काम करने वाले महिलाओं के साथ, अब तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, बट फिर भी एग्जिस्ट करता है। मेट्रो सिटीज़ में तो बोल सकते हैं कि कम हो गया, बट रूरल इंडिया में अब भी है कि वेतन की असमानता है, एंड भेदभाव किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है, दोहरा बोझ पड़ता है महिलाओं पे। और इसमें एक प्रावधान के बारे में बताया गया कि अगर किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30+ है, तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी, क्रैश जिसे बोलते हैं, कि सुविधा देनी होगी, जिसमें बच्चे उनके वहाँ पे रह सकें। ओके, अब चैप्टर 5 की तरफ बढ़ते हैं, औरतों ने बदली दुनिया, चैप्टर का नाम है। भारत में 83.6 महिलाएं खेतों में काम करती है। 61st नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट है 2004-2005। इसमें लक्ष्मी लाकड़ा की कहानी देखने को मिलती है, झारखंड की है, जो एक लोको पायलट है। ड्राइविंग हर ट्रेन, नीतू लाल की लिखी हुई आर्टिकल स्टोरी है। अब राज सुंदरी देवी के बारे में बताया गया, जिसके अंदर जो 1800 से 1890 तक जीवित थी, वेस्ट बंगाल में थी। 60 वर्ष की आयु में बांग्ला में अपनी आत्मकथा लिखी, अमर जीवन, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है ये। अब नेशनल सैंपल सर्वे का जिक्र मिलता है हमें ऊपर, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो इसे मर्ज कर दिया गया CSO के साथ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और बाद में NSO बनाया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो वर्तमान में कार्य कर रहा है 23 मई 2019 को। ओके, अब इसमें पंडिता रमाबाई का जिक्र मिलता है। पंडिता की उपाधि है, पंडिता उपाधि दी गई उन्हें क्योंकि उन्हें संस्कृत पढ़ना और लिखना आता था। ओके, पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया गया, जिसमें विधवा और गरीब औरतों को शिक्षा और रोजगार के लिए कुशलताएं सिखाई जाती थी। ये पंडित रमाबाई के किए गए कार्य है सारे। अब रुकैया सखावत हुसैन का जिक्र मिलता है, एक लेडी लॉर्ड थी, का सपना उन्होंने देखा, उसे कहानी लिखी उन्होंने, टाइटल था इसका सुल्ताना का स्वप्न, सुल्तानाज ड्रीम, इंग्लिश में लिखा गया, ये स्टोरी थी उनकी। ठीक है, अब इसमें 4th मिलता है हमें सतत विकास लक्ष्य को देखने में, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है।
अब यहाँ पर लिटरेसी रेट के बारे में बताया जा रहा है थोड़ा बहुत। 1961 के अंदर 40% जो पुरुष थे हमारे देश के अंदर वो पढ़े हुए थे। लिटरेसी का अर्थ क्या है कि 7 साल से ऊपर का व्यक्ति जो अपना नाम लिखना जानता है उस टाइम पर उसे साक्षर माना गया। 15% फीमेल साक्षर थी, 40% पुरुष पुरुष साक्षर थे। 2011 के अंदर 82% मेल, 65% फीमेल, ये प्रेजेंट आंकड़ा है। 2015 के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई। 22 जून 2015 पानीपत हरियाणा में पीएम द्वारा ये चालू किया गया। ठीक है, जो निम्न लिंग अनुपात वाले 100 जिले थे उनसे इनकी शुरुआत की गई। 2006 घर के अंदर शारीरिक मानसिक हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी गई। 1997 सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल व शैक्षणिक संस्थानों में यौन प्रताड़ना के से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए। 1980 देश हत्या के विरुद्ध आंदोलन हुआ भारत में, और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है। ओके, ये था चैप्टर 4। अब यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, चैप्टर 5 था ये, एंड चैप्टर 6 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 4 संचार माध्यम। चैप्टर 6 है संचार माध्यमों को समझना, जिसमें मीडियम इसके बारे में बताया गया है कि मीडिया का जो बहुवचन है वो मीडियम है। मीडियम का बहुवचन है, सॉरी। जनसंचार माध्यम मास मीडिया जिसे बोला जाता है, क्योंकि मास मीडिया इसलिए बोला जाता है कि लाखों लोगों तक पहुंच होती है, देश विदेश में पहुंच होती है, इसीलिए। गुटेनबर्ग जो मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंटर है, जर्मनी में उन्होंने की थी गुटेनबर्ग ने, यूरोप में 1440 के दौरान। ठीक है, 1940 में पहला इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया, और जो टीवी का प्रारंभिक रूप था वह जॉन एल बर्डी ने इन्वेंट किया टीवी को। ठीक है, अभी स्वतंत्र रिपोर्ट, संतुलित रिपोर्ट, जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। अनबायस्ड रिपोर्ट जिसे कहा जाता है, बैलेंस रिपोर्ट कहा जाता है, और इसी तरीके की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, अभी क्या है कि पूरा एक नैरेटिव सेट करके लोगों तक पहुंचाया जाता है, कि जो काफ़ी गलत है। अब इसमें सेंसरशिप की बात की गई है। सेंसरशिप का अर्थ होता है किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया जाना, या रोक देना, या काट छाट करना, ये सब सेंसरशिप का रूप है। ओके, 1975-77 इमरजेंसी थी भारत में, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उसने सेंसरशिप का खूब भरपूर प्रयोग किया गया, प्रेस की बिजली तक काट दी गई। अब इसमें खबर लहरिया, जो कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश की 8 दलित महिलाओं द्वारा 15 दिन में निकाला जाता है, एक पत्रिका मान लें आप उसे। बुंदेली भाषा में 8 पेज होते हैं उसमें, जिसमें दलित विषय होते हैं, स्त्रियों के प्रति हिंसा होती है, राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है, इससे संबंधित रिपोर्ट होती है। ठीक है, इसके पाठक वहाँ के किसान हैं, दुकानदार हैं, पंचायत सदस्य, स्कूल शिक्षक व महिलाएं हैं। तो खबर लहरिया चित्रकूट उत्तर प्रदेश की 8 दलित महिलाओं द्वारा निकालने वाला मतलब 15 दिन के गैप पे एक पत्रिका है, मैगजीन है। अब यूनिट 5 पे आते हैं, जिसमें बाजार का जिक्र मिलता है। चैप्टर 7 हमारे आसपास के बाजार, ये चैप्टर का टाइटल है, जिसमें हमें 12th SDG देखने को मिलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य 12, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं चैप्टर में, सिर्फ ये सतत विकास लक्ष्य आपको ध्यान रखना है। 12वां है जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन। चैप्टर 8 है बाजार में एक कमीज, जिसमें बताया गया कि एक शर्ट की स्टोरी कैसे है, वो बनती है, फिर वो मार्केट में पहुंचती है, तो उसका है। इसमें कुरनूल का जिक्र देखने को मिलता है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और इरोड तमिलनाडु में कपड़ा बाजार सप्ताह में 2 बार लगता है, इरोड के अंदर तमिलनाडु में। तो इन 2 जगह का देखने को जिक्र मिलता है। एंड दादन व्यवस्था के बारे में पता चलता है। दादन व्यवस्था क्या होती है? व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं, बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, इसे पुटिंग आउट सिस्टम भी बोला जाता है। ओके, गणवेश योजना के बारे में देखने को जिक्र मिलता है। गणवेश योजना तमिलनाडु स्कूल में निःशुल्क सरकार पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था है, से कपड़ा लेती है। वह हस्तकरघा समितियों से भी वह कोऑपटेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। ओके, कोऑपटेक्स नाम की दुकानों में बेचती है। गवर्नमेंट कपड़ा लेती है और बेचती है, सपोर्ट करने के लिए, उनको उनकी आजीविका चलती है, इस पे ध्यान देने के लिए। एंड यहाँ पे फिर हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखने को मिलता है, सतत विकास लक्ष्य 8, उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर 9 पर आ गए हैं, जिसमें हमें पहला सतत विकास लक्ष्य देखने को मिलता है, जो गरीबी का अंत करना है। ओके, 2011 की जो जनगणना थी हमारी, उसमें 48.5% फीमेल पॉपुलेशन थी, 14.2% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, और 16.6%
एससी की पॉपुलेशन थी और 8.6 एसटी की पॉपुलेशन थी। सतत विकास लक्ष्य 10 भी देखने को मिलता है, जिसका असमानता को कम करना। ओके, अब हम इसमें टीएमएस का भी जिक्र देखने को मिलता है, तवा मत्स्य संघ। ओके, मध्य प्रदेश के अंदर मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से तवा नदी निकलती है और होशंगाबाद में नर्मदा नदी से के लिए बैतूल होती हुई आती है। ओके, ये मिलने के लिए बैतूल से होती हुई आती है, होशंगाबाद में नर्मदा नदी से मिलती है। ओके, 1958 में बांध निर्माण प्रारंभ किया गया तवा नदी पे 1978 में, जो पूरा हुआ, जिसका असर वहाँ पे पड़ा। जो वहाँ पे जंगल में लोग रहते थे वो स्थापित हो गए और 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया, जिसके विरोध में आंदोलन हुआ और टीएमएस गठित हुई, तवा मत्स्य संघ गठित हुआ। 1996 में जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार विस्थापितों को दिया गया। टीएमएस को 5 वर्ष के लिए मछली पकड़ने का पट्टा दिया गया। तो इसमें हमें आरटीआई का जिक्र भी देखने को मिलता है। आरटीआई है जानने का हक, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। एंड इसके ऊपर एक गीत है जिसका टाइटल है जानने का हक, जो विनय महाजन ने लिखा था। समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। ठीक, एंड सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है एवं किसी भी जीवन सभ्य समाज के उद्भव व विकास के में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये थॉमस जेफरसन का कहना था, जो यूएसए के तीसरे प्रेसिडेंट थे। यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन, 1789 टू 1797। ओके, आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 30 दिन के अंदर सूचना देनी होती है मांगे जाने पर। यदि मांगी गई सूचना जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। भारतीय जनगणना का जिक्र देखने को मिलता है। जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत आर्टिकल 246 जनगणना संघ का विषय है। ओके, केंद्र की ड्यूटी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है जनगणना। ओके, तो पहली जनगणना हमारी 1881 में हुई थी एंड सेकेंड 1891, थर्ड 1901, इस तरीके से चलती आई है। और अभी 15वीं जनगणना 2011 के अंदर हुई थी। जो 16वीं है वो 2021 में प्रस्तावित थी, पर कोविड की वजह से नहीं हो पाई है। ओके, अब इसमें हमें देखने को मिलता है सेक का जिक्र देखने को मिलता है, SECC, सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। 1931 में पहली बार हुई थी और 2011 में भी ये की गई है। मतलब जिसमें SC और ST की अलग से पॉपुलेशन निकाली गई है, स्पेसिफिक हर कास्ट का ऐसा कुछ नहीं निकाला गया। आर्टिकल 340 सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों को जांच करने और सरकार द्वारा उठाए कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति व अनिवार्य बनाता है। इसके तहत जातिगत जनगणना की जा सकती है, आर्टिकल 340।